जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ रज़ाक़ जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली तो ऑटोइम्यून जो डिजीज़ है हमारी उसकी कंटिन्यूटी है। ऑटोइम्यून इटसेल्फ तो बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन जिस हिस्से से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं इस सीरीज़ से, वो बहुत अहम है। हम ऑटोइम्यून डिजीज़ में बेसिकली डायबिटिक हिस्से को टच कर रहे थे। उसमें ऑटोइम्यून टाइप 1 था, लेकिन हमने इसकी कॉम्प्लिकेशंस और इसके साथ अलाइड जो प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि ऑटोइम्यून टाइप 1 है और टाइप 2 और जेस्टेशनल और इंस्पाइडस को भी साथ हमने एज ए कंपैरेटिव स्टडी डाला था। तो दुनिया में इस वक्त सबसे जो मुश्किल पड़ रही है डायबिटिक पेशेंट को, वो उसकी कॉम्प्लिकेशन में पड़ रही है कि शुगर किसी न किसी तरीके से तो कंट्रोल कर ली जाती है, लेकिन उसके जो असरात हैं जिस्म पे, जो बॉडी पे पड़ रहे हैं, वो सेटल नहीं हो रहे। दूसरी जो सिस्टम ऑफ तिब का जो दूसरा निज़ाम है वो इसका अहाता नहीं कर पा रहा, इसकी कॉम्प्लिकेशंस का। और होम्योपैथी वाहिद दुनिया में एक ऐसी साइंस है जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस को बड़े अच्छे तरीके से डील करती है। उस कॉम्प्लिकेशंस को समझने के लिए हमने पीछे 2 लेक्चर किए। एक हमने ग्लूकोज का, मेटाबॉलिक सिस्टम के ग्लूकोज का रोल क्या है बॉडी में, और ग्लूकोज कब रेज होता है, कौन से एलिमेंट इसको रेज करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको डिक्रीज़ करती है। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को डिक्रीज़ करती है, और 4-5 और चीज़ें हैं जो ग्लूकोज को बढ़ाती हैं, जैसे ग्लूकागोन था, एपिनेफ्रिन था, कार्टिसोल था, ग्रोथ हार्मोन्स हैं। ये सारे जो है ना इसको इंक्रीज़ कराते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीटमेंट उसका करने से पहले हम उसके कुछ सबब तो जानेंगे कि ये बॉडी के अंदर क्या चेंजेस ऐसी आती हैं कि जिसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं और वो एड्रेस नहीं की जाती। कौन सा ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो मैं डिटेल से आज डिस्कस करूंगा, और कोशिश मेरी पूरी होगी कि हम इसको आज बाइंड अप करें और साथ उन कॉम्प्लिकेशंस का इलाज क्या हमारे पास हो सकता है उसको डिटेल डिस्कस करेंगे। टॉपिक में जाने से पहले मेरी एक रूटीन है, हम ऑर्गेनन की कोई एक क्लास जो सीरीज़ चल रही होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। और आज मेरे पास जो अफ्रोज़म है वो 193 है, दें इसको। और ये 193 भी पिछले 5-6 जो हमारे फ्रोज़म हुए हैं उसकी ही कंटिन्यूटी है। जिसमें वो ये कह रहा था कि जो जिस्म के बैरूनी हिस्से पे कोई भी नमूद होती है, कोई भी चेंजेस आती हैं, तो आप उस तब्दीली को सतही तब्दीली ना समझें, बल्कि उसको इंटरनल बॉडी की, होल बॉडी से इसको लिंक करें। तो ये मुसलसल इस बात पे वो जोर है कि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो कि कोई दाना निकल आया, कोई ग्रोथ हो गई, कोई डिस्कलोरेशन हो गई, इसको आप ये समझें कि कोई मरहम पट्टी लगाने से ये ठीक हो जाएगा। मास वाई वो जिक्र करता है बर्न का या कोई एक्सीडेंट का या चोटों का, लेकिन चोटों में भी और बर्न में भी हमारे पास इंटरनल बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं, जो हम अगर लोकली फर्स्ट कर आप कैलेंडोला लगाते हैं या आप कैंथरस बर्न पे लगाते हैं, तो उसके साथ साथ अगर आप उसको इंटरनली कैंथरस को दे देते हैं
तो फ़ौरन जलन ठीक कर देगी, या अर्निका देते हैं। बस भाई इंजरी की तो हमारे पास एक अच्छी खासी लिस्ट है अद्वियात की। तो वो ये इस पे बार बार कोई, ये मेरा आपका छठा अफरोज़म उस पे आ रहा है कि बार बार इस बात पे ज़ोर दे रहा है कि इंटरनल प्रॉब्लम के साथ आपको स्किन को कोरिलेट करें। उसके बगैर जो है आप इसको अगर एक्सटर्नली इसको देखेंगे तो वो आपका मसला हल नहीं होगा। और वो आप पेशेंट को किसी मैंने बेशुमार इससे पहले एग्जांपल भी दी थी कि बहुत सारी एग्जांपल मौजूद थी कि कोई लोकल एप्लीकेशन को जब की गई तो सप्रेशन हुआ, तो बेशुमार इंटरनल। और ये आपके जो 4 बेसिक प्रिंसिप जो उसके है ना, हियरिंग लॉ है, हियरिंग लॉ ऑफ क्योर है। अगर आप हियरिंग लॉ ऑफ क्योर को समझें तो उसमें वो कहता है कि चीज़ें अंदर से बाहर के रुख पर होती हैं। जब कोई बीमारी अंदर से बाहर का रुख इख्तियार करे तो इसका मतलब यह है कि आप दुरुस्त डायरेक्शन में। फिर चीज़ें अप टू डाउन की तरफ आती हैं कि सर से अलामात कम होके जिस्म पे अगर आती हैं, लोअर एक्सट्रीमिटी भी आते हैं, तो ये दुरुस्त सिमत है। और फिर वो कहता है कि रिवर्सल ऑर्डर में जब पेशेंट को ठीक होगा, जो चीज़ सिम्टम अपीयर होती है, रिवर्सल उसके अपोजिट रिवर्सल होगी। मतलब यहाँ से आपने मरी का सफ़र किया तो पिंडी का जो स्टेशन आप पहले छोड़ेंगे और मरी बाद पहुँचेंगे। तो जब आप ठीक होना शुरू होंगे तो मरी पहले छोड़ेंगे और पिंडी आप बाद पहुँचेंगे। तो जो अलामात सबसे पहले आएंगी जाते हुए वो सबसे आखिर में जाएंगी, और जो सबसे आखिर आएगी वो जाते हुए सबसे पहले जाएगी। तो ये 4 बेसिक हियरिंग के जो क्यूरेटिव लॉ है, इसको भी समझना। और ये क्यूरेटिव लॉ को करता है कि स्किन की बीमारी अगर ख़त्म होगी तो बंदे को रात को नींद नहीं आ रही, तो इसका मतलब डायरेक्शन गलत होगी। लेकिन सर दर्द अगर उसका ठीक हो गया और नींद उसको ठीक आ गई और दिल पे कोई दाने नमूद हो गए, तो इसका मतलब है दुरुस्त डायरेक्शन है। तो इंटरनल टू एक्सटर्नल ये दुरुस्त सिमत है, एक्सटर्नल टू इंटरनल चली जाएगी तो ये गलत सिमत है। इसी तरह कम वाइटल आर्गन से वाइटल आर्गन की तरफ अगर डिजीज जाएगी तो ये सिमत गलत है। वाइटल आर्गन से कम वाइटल आर्गन की तरफ वापस आएगी, मतलब दिल से उठ के तो स्किन पे आ जाती है, तो ये दुरुस्त सिमत। दिमाग से उठ के स्किन पे आ जाती है, जो टांगों में आ जाती है, ये दुरुस्त सिमत है। तो फ्रोजम ये है, इस दवा के ज़रिए जो कि सिर्फ अंदरूनी तौर पर दी गई है, अगर मर्ज ताज़ा हो, बीमारी की आम अलामत में मकामी मर्ज के रफा हो जाती हैं। पीछे वो कह रहा था ना, आप जब दवा देंगे और पोटेंसी में देंगे तो क्या होगा। अभी वो ये कहता है कि जो ताज़ा, अगर मर्ज ताज़ा हो तो अक्सर दवा की पहली, मतलब अगर एक्यूट मर्ज है तो एक खुराक से ही ठीक हो जाएगा, पहली खुराक से ही फर्क पड़ जाए, बीमारी की आम हालत में मकामी मर्ज के रफा हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल यूं आप दे सकते हैं कि बच्चे को बुखार है, और बुखार किसका है, मीजल का बुखार है। तो जब आप मीजल की दवाई देंगे तो एक ही डोज, फर्ज करें मार्बिलिनम दे देते हैं, परसटीला दे देते हैं, ब्रायोनिया देते हैं, तो क्या होगा कि जो ही बुखार भी कम होगा, शायद मकामी जो रैश आया हुआ वो भी खत्म हो जाएगा। और बाद वाली और पहले वाली बीमारी बेवकूफ़ ठीक हो जाती है, जिससे ये साबित होता है कि मकामी बीमारी का इंसार जिस्म की बाकी बीमारी से होता है और इसके एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। और ये तमाम हालात में सबसे ज़्यादा नुमायाँ और तवज्जो तलब बात है कि आप इसको एक्सटर्नल जो अपीयरेंस है, इसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी नहीं। ये तवज्जो तलब बात है, ये तवज्जो तलब बात है। बात आपको समझ आ रही है। अब हम आते हैं टॉपिक पे। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन क्या, देखिए मैं बड़ी डिटेल लेक्चर करके 2-3 घंटे के 2 लेक्चर करके आया हूँ शुगर पे, डायबिटीज़ पे। पहले हमने मेटाबॉलिक सिस्टम का, इसका शुगर कैसे अब्जॉर्ब होती है, कैसे खुराक से जज़ब होती है, फिर इंसुलिन का क्या रहा है, ग्लूकागोन का क्या रोल है, सारा मैं बड़ा डिटेल डिस्कस करके आया। अब हम जब हम कॉम्प्लिकेशन पे आएंगे ना, तो कॉम्प्लिकेशन हमारी 2 किस्म की हो सकती हैं। एक कॉम्प्लिकेशन होगी एक्यूट,
जो नज़र आ रही है, एक होगी क्रॉनिक, मुसलसल आस्ता 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 आस्ता। एक्यूट में क्या होता है कि जब इंसुलिन कम बन रही है, जब कम है बॉडी में, तो क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा, मतलब शुगर की मिकदार बढ़ जाएगी। और दूसरी सूरत ये है कि अगर फर्ज करें किसी ने इंसुलिन लगा ली या किसी ने ज़्यादा देर तक इनटेक शुगर की नहीं की, तो हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, लो ब्लड शुगर होगी। तो लो ब्लड शुगर भी एक्यूट इमरजेंसी है और हाई ब्लड शुगर भी एक्यूट इमरजेंसी है, और मुसलसल शुगर का रहना वो क्रॉनिक में चला जाएगा। अब एक्यूट जो इमरजेंसी है, जिसको हम कहते हैं कि शुगर, अगर ग्लूकोज ज़्यादा है बॉडी के अंदर और इंसुलिन कम है, इंसुलिन की मिकदार कम है और ग्लूकोज ज़्यादा है, तो एक मेटाबॉलिक अंदर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं एसिडोसिस। उसमें जो अल्कलाइन पीएच लेवल जब हम कराते हैं ना, पीएच लेवल, उसमें आपको नज़र आता है कि उसमें दो चीज़ें नज़र आती हैं, या वो एसिडिक रिएक्शन आता है या अल्कलाइन रिएक्शन आता है। जब 7.45 इतनी ऊपर जाती है तो वो अल्कलाइन रिएक्शन है। जब इससे नीचे आएगा पीएच लेवल, ये याद रखिए कि जब पीएच लेवल लो होगा तो एसिडिक रिएक्शन। इसकी आसान पहचान है कि आप पीएच लेवल करा लेंगे। पीएच लेवल अगर लो है तो इसका मतलब है एसिडिक रिएक्शन है, और पीएच लेवल हाई है तो इसका मतलब अल्कलाइन। अब बॉडी के जो एंजाइम है, जो बॉडी का फंक्शंस हैं, ये अल्कलाइन में बेहतर फंक्शनल होते हैं, और बैक्टीरिया भी जो होता है ना, वो भी अल्कलाइन में बेहतर ग्रोथ करता है, ये भी आप याद रखें। तो पीएच लेवल में आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है, प्रोटीन इधर जा रही है, एंजाइम वर्क कर रहे हैं, अल्कलाइन में कंफर्टेबली। एसिड रिएक्शन होगा तो वो रिस्ट्रिक्ट होंगे, उनकी वो बेहतर काम नहीं कर सकते। समझ आइए आपको। इसी तरह जब एसिडिक रिएक्शन होता है तो आपके यूरिक एसिड जैसे बढ़ता है तो यूरिक स्टोन बनते हैं, वो भी एसिडिक रिएक्शन की वजह से बनते हैं। तो ये जो एसिडोसिस जिसको हम कहते हैं, कि ये होता प्रोसेस ये है कि जब शुगर, ग्लूकोज लेवल लाएं भाई, उसको ग्लूकोज जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो फिर क्या होता है, इंसुलिन जो है उसको ब्रेक डाउन नहीं कर रही, उसको सेल के अंदर यूटिलाइज नहीं करा रही। जब उसको सेल के अंदर यूटिलाइज नहीं करवा रही, सेल के अंदर यूटिलाइज नहीं करवा रही, तो फिर क्या होगा कि आपके जो फैट्स है ना, वो ब्रेक डाउन होना शुरू करते हैं। इंसुलिन का एक काम यह भी है कि फैट्स को इंटैक्ट रखती है, फैट्स को टूटने नहीं देती बॉडी के अंदर। तो इसमें क्या होगा कि फैट्स टूटेगा और उसमें से कीटोन, एक केमिकल्स है कीटोन नाम का, वो टूट के, तो एक तो उसके ज़रिए क्या नाम है, यूरिन के ज़रिए उसका अखराज हो जाएगा और ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा, और इसके से क्या होगा, इसको हम कहते हैं एसिडिक रिएक्शन आ जाएगा। इसको कहते हैं कीटोन एसिडोसिस। बात आपने ये समझनी है कि जब वो लेवल हाई होगा शुगर का तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, सेल को ज़रूरत है एनर्जी की, तो वो एनर्जी ब्रेक डाउन करेगा, कहाँ को, फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा, जहाँ जहाँ फैट्स पड़ी है, जहाँ जहाँ, तो उसको जब ब्रेक डाउन करेगा तो एक केमिकल रिएक्शन होगा जिससे कीटोन बाहर आ जाएगा, और कीटोन बाहर आ जाएगा तो बॉडी के अंदर एसिडिक रिएक्शन आ जाएगा, और एसिडिक रिएक्शन से क्या होगा, उसको हम कहते हैं एसिडोसिस हो जाएगा, और इसका नाम यह है कीटोन एसिडोसिस। आगे चलें जरा। अब बात आपको, ये एक्यूट इमरजेंसी है। इसकी जो ना, इसमें क्या होगा, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन शुरू हो जाएगी।
इसकी प्रोसेस को तो समझ आई है ना। प्रोसेस ये ध्यान में रखे कि शुगर जब बढ़ेगी और ये इंसुलिन की जो कमी है ना, वो सिर्फ टाइप 1 में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। टाइप 1 के पेशेंट में उसमें इंसुलिन बनती नहीं है, क्योंकि इसमें बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। बीटा सेल डिस्ट्रॉय क्यों हो जाता है? जब आपका ऑटोम्यून डिजीज होती है, जैसे आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ, तो उसने क्या किया कि उसने फॉरेन बॉडी के खिलाफ काम किया और साथ उसने बीटा सेल को मारना शुरू कर दिया। अब जब बीटा सेल की मिकदार कम हो जाएगी तो इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जब इंसुलिन की प्रोडक्शन कम होगी कि क्या होगा, ग्लूकोज बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। जब बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा तो उसको ज़रूरत होगी सेल को ग्लूकोज की, तो वो क्या करेगा, वहाँ से तोड़ के लाएगा, कहाँ से, फैट्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा। उसको जब तोड़ेगा तो क्या होगा, एसिडिक रिएक्शन बढ़ेगा। मतलब इस प्रोसेस को आपने समझना, इतना ज़रूर समझना, ये बेसिक इमरजेंसी। आपको कोई कहे कीटोन एसिडोसिस हो गया जी, तो फिर आप परेशान ना हो जाइए कि कौन सी बला होगी। ये बला उसी वक्त होगी जब ग्लूकोज बढ़ेगा और इंसुलिन कम होगी। दूसरी सूरत में ये होता है कि ग्लूकोज टाइप 2 में ग्लूकोज बढ़ता है, इंसुलिन उसमें कम भी हो सकती है, इंसुलिन पूरी भी हो सकती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि इंसुलिन ज्यादा होती है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, सेल में यूटिलाइज नहीं होती। तो प्रोसेस एसिडोसिस को एसिड से आपने याद रखना है कि एसिडिक रिएक्शन जो होगा उससे क्या होगा, एसिडोसिस होगा। उसकी साइन सिम्टम क्या होगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ जाएगी, बेताशा। और क्या होगा, एक्सट्रीम थर्स्ट बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, डिहाइड्रेट बंदा हो जाएगा। और डिहाइड्रेट क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी होती है कि जो इमरजेंसी लागू हुई है उससे बंदा मर भी सकता है। ब्लड शुगर हाई होगी, जब आप चेक करेंगे प्यास बढ़ रही है, पेशाब बहुत आ रहा है, ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया और बॉडी फटीग्ड हो गई है। अब जब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं हो रहा, फैट्स टूट रहे हैं, तो फिर फटीग ही होगी। आपकी घर का जो स्टोरेज है वो यूटिलाइज हो रहा है, आपको फिक्र लागू हो गया कि भाई घर में जो सामान, कोई बाहर मॉब हो गया, कोई हंगामा हो गया, कोई कैत हो गया, कोई बारिश आ गई, कोई जलजला आ गया, कोई तूफान आ गया, तो घर का स्टोर ही खत्म हो गया, आपने यूटिलाइज कर लिया, तो आपको तो फिक्र होगी, बॉडी फटीग होगी। हाई लेवल ऑफ कीटोन्स इन द यूरिन, आप यूरिन उसका चेक कराएंगे तो क्या होगा, कीटोन टूट टूट के आ रहा होगा। इसका मतलब है कि अंदर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो गई है, बॉडी के जो फैट सेल्स है वो टूट रहे हैं, और टूट के उससे कीटोन निकल के वो उसमें आ गया। अब एसिडिक रिएक्शन हो गया। एसिडिक रिएक्शन में जो है आपके एंजाइम और बॉडी के फंक्शनों का लेवल वो नहीं हो सकता। एक जो देखो ना, अब बाहर तूफान मचा है, इमरजेंसी है, आप भाग रहे हैं, बारिश है, तो वो फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन तो नहीं हो सकता ना। तो क्या होगा, ये एक्यूट इमरजेंसी नाफज होगी है। ठीक है, समझ आ गई इतनी? आगे चलें जी, आगे चलें। मैं साइन सिम्टम दोबारा दिखा दें तो एक दफ़ा, ये देखिए। अब वो तो मैंने आपको कहा कि एक मैकेनिज्म होगा कि पानी पेशाब है। अब उसको और क्या होगा, वोमिटिंग भी हो सकती है, एक्सेसिव थर्स्ट होगी, डिहाइड्रेशन होगी, पानी की कमी हो गई है, और पेशाब ज़रूरत से ज़्यादा। वो कहेगा जी मुझे तो कभी इतना पेशाब नहीं आया। जब भी ये ना, तो समझो कि एक्यूट, इसकी तरफ आपका फ़ौरन ध्यान जाना चाहिए, शुगर की तरफ। शुगर टेस्ट कराएं और यूरिन में कीटोन वगैरह, यूरिन का एनालिसिस कराएंगे तो पता लगेगा। ब्रीदिंग जो है वो जल्दी जल्दी शॉर्ट ब्रीदिंग होगी, स्टमक पेन, ड्रोजीनेस, वेट लॉस, इंक्रीज हार्ट रेट, ये वो अलामात हैं जो कीटोन एसिडोसिस एक्यूट इमरजेंसी में होंगी। जब ये किसी बंदे में अलामात हों तो आपको फ़ौरन चले जाना चाहिए उस पर कि फ़ौरन शुगर लेवल चेक करें। और जब भी बंदा कोई हॉस्पिटल जाता है, ये ध्यान में रखें
जिसको उल्टियाँ लग रही हैं, जो किसी इमरजेंसी में है, तो उसका सबसे पहले ये ना ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और साथ क्या शुगर टेस्ट की जाती है और बाकी ब्लड सेट भेज दिए जाते हैं। ये तीनों चीज़ें फौरी, ब्लड, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, शुगर, यूरिन टेस्ट, ब्लड प्रेशर, ये फौरी चेक किया जाता है किसी भी अस्पताल में जाएं। तो आपने भी इस अमल में ये फौरी चीज़ें करवानी है। फौरन ब्लड प्रेशर चेक करें, फौरन उसका वो कराएं, यूरिन एनालिसिस कराएं और शुगर का फौरन टेस्ट करें। आजकल तो हर क्लिनिक ने वो लोगों ने रखे होते हैं, फौरन किट से ही चेक कर लें। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और में ध्यान में रखें, हम एक टेस्ट कराते होते हैं, ज़रा इसका भी कंसेप्ट ज़रा देख लें। हम एक टेस्ट कराते होते हैं HbA1c। अब हम वो शुगर का टेस्ट क्यों नहीं करवाते? एक तो हम फौरी टेस्ट करते हैं कि आप ग्लूकोमीटर पे देख लेते हैं कि शुगर हाई है। ये HbA1c हमें 3 महीने का रिपोर्ट देती है। अब होता है इसमें प्रोसेस क्या होता है? इसमें प्रोसेस होता है कि आपका हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन कैरियर है, जिसने बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचानी होती है, उसके साथ हीमोग्लोबिन का जो सेल है उसके साथ ग्लूकोज अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। समझ आ रही है? हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज टैग हो जाएगा, जुड़ जाएगा उसके साथ, और वो सेल की लाइफ होती है 120 दिन। तो हम एवरेज इसलिए करवा लेते हैं, 3 महीने का हम टेस्ट कराते हैं कि फिर वो सेल की आगे जाके डेथ हो जाती है। तो सेल बनते रहते हैं, उसका पूरा एक सेल का जो साइकिल है वो 90 से लेके 120 डेज होता है। तो उसमें जितना ग्लूकोज टैग हो जाएगा 3 महीनों में, वो हम एनालिसिस कराते हैं। तो उससे एक्यूरेट ये पता चलता है कि इस बंदे के अंदर शुगर लेवल क्या है, सही जो पता चलता है। अब हम जो इमरजेंसी में शुगर लेवल चेक करते हैं तो वो शुगर लेवल टेम्परेरी भी रेज हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सदमा हो गया, तो वो शुगर लेवल टेम्परेरी रेज हो सकता है। हम उस पर रिलाई नहीं करेंगे, हम उस पर रिलाई नहीं करेंगे। वक्ती तौर पे, इमरजेंसी तौर पे हम उसको चेक कर लेंगे, लेकिन हम उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। डिपेंड हम किस पे करेंगे? पूरे 3 महीने का प्रोसेस देखेंगे। और 3 महीने का प्रोसेस ये है कि वो शुगर पूरे 3 महीने जितनी भी उसकी परसेंटेज है उसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ टैग होती रहेगी, जुड़ती रहेगी। और फिर पूरे 3 महीने का, क्योंकि 3 महीने का आसानी से उसका हम 120 दिन का भी करवा सकते, 3 महीने का इसलिए कि थोड़ा एक्यूरेसी आ जाए। कि बाद दफ़ा सेल वीक भी हो जाता है आखिरी, जब बाज़ लोगों के अंदर हो सकता है 110 दिन में वीक हो जाए, 105 दिन में वीक हो जाए। तो ये ध्यान में रखें कि HbA1c ही बेहतर ये बता सकता है कि ये पेशेंट डायबिटिक लेबल आप उसको कर सकते हैं कि ये 3 महीने का जो इसका एवरेज आया है वो ये आया है, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन इसलिए कहते हैं HbA1c। इस टेस्ट को कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन इसको कहते हैं। और आगे मैं जाके आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट इज द ग्लाइकेशन, ग्लाइकेशन होती क्या है, फिर उसका क्या रोल होता है, उसको हम देखते हैं। ये जरा आपके जहन में आप हो गए कि बाज़ लोगों को पता भी होगा, लोग स्टडी भी करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपके जहन में हो कि व्हाट इज़ द HbA1c। ये 3 महीने का कैसे टेस्ट आ जाता है भाई? अब पिछली 3 महीने की शुगर आपको कैसे पता चल जाती है? मान लोग सवाल करते हैं, जी क्या पता चलता है? वो इसका ये ध्यान में रखें कि वो आपकी हीमोग्लोबिन की जो है ना सेल के साथ अटैच हो जाती है और सेल की लाइफ इतनी होती है। तो फिर वो अगला जब हम कराएंगे तो वो पिछले इसी तरह अगले महीने में जब कराएंगे तो वो फिर वो सेल और मर गए होंगे, और सेल के साथ जितना कितना अटैच हो चुकी होती है। सेल की तो बाकायदा से डिवीजन होती रहती है और नए सेल
बनते रहते हैं। इसी से जब आप आज किसी का ब्लड लेंगे ना, एक बोतल ले लिया आपने, 3 महीने में उतना ब्लड दोबारा बन जाएगा कि वो सेल दोबारा जनरेट हो जाएंगे। एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया, ये जो होगा ये हाइपर होगा, जिसमें कीटोन। अच्छा, इसमें आपको देखा ना, इसमें फ्रूटी किस्म के लोगों के मुंह से स्मेल आ रही होती है, एसिडिक वो स्मेल आनी शुरू हो जाती है। अक्सर आपके पास भी मरीज आके बैठता है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है उसकी फाउल स्मेल, और वो फ्रूटी स्मेल होती है, उसके अंदर सोर खट्टी सी स्मेल आती है। तो हाइपोग्लाइसीमिया भी बड़ा डेंजरस होता है कि आप, बाद लोगों ने इंसुलिन लगाई होती है और वो खाना नहीं खाते, डेट हो गया तो इंसुलिन ने सारा ही उसको, जो बॉडी के अंदर मौजूद ग्लूकोज था उसको नीचे गिरा दिया। तो उससे भी जो है ना फालज हो सकता है, कुछ हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। और बेशुमार लोग जो है ना पैरालाइज हो जाते हैं इसकी वजह से, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। तो ये उसकी अलामात है।